तो कंसाइनमेंट के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो है कि कंसाइनमेंट के अंदर एक होता है कंसाइनर जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और एक होता है कंसाइनी जिसको हम बोलते हैं एजेंट। तो इनका अरेंजमेंट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो कंसाइनर होता है मतलब प्रिंसिपल, वो अपना गुड्स अपना सामान अपने एजेंट को भेजता है, सेंड करता है। और जब वो अपने गुड्स को भेजता है, सेंड करता है, तो वो उसके साथ एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी भेजता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस मतलब होता है कि उसमें सारी गुड्स की इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि गुड्स कितने गुड्स भेजे, कितनी मतलब उनकी वैल्यू है, ये सब चीज़ें सारी जानकारी गुड्स से रिलेटेड वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस में लगा कर भेजता है। फिर जब गुड्स एजेंट के पास पहुंचते हैं मतलब कंसाइनी के पास पहुंचते हैं, तो फिर कंसाइनी की ये ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को कस्टमर्स को सेल करेगा, और इस काम के बदले में कंसाइनी जो होता है वो कमीशन चार्ज करता है। तो मतलब पूरे चैप्टर में ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा या कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसको हमने फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक कर लिया था। तो देखो, जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली होता है कि लोड किसे कहते हैं और इनवॉइस प्राइस किसे कहते हैं, या फिर इनको कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे हमने इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण करा था कि मान लेते हैं कि हमारा कंसाइनर जो है उसकी कॉस्ट, उसके जो गुड्स हैं उनकी कॉस्ट है लेट से 100 रुपये पर यूनिट। तो वो उन गुड्स की कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड कर लेता है, जिसको हमने बोला था चोर प्रॉफिट या लोड। तो लेट से कि उसने 20 रुपये का लोड ऐड कर लिया। तो जब वो अपने कंसाइनी को सामान भेजता है, सेंड करता है, तो वो 120 रुपये का लगा के स्टिकर सेंड करता है। तो उस 120 रुपये को हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। फिर कंसाइनी जो होता है वो उस इनवॉइस प्राइस के ऊपर लेट से 30 रुपये का प्रॉफिट और ऐड कर लेता है। और जब वो 30 रुपये का प्रॉफिट और ऐड कर लेता है तो वो फाइनली कस्टमर्स को किस अमाउंट पर सेल करता है, 150 रुपये में सेल कर देता है, तो जिसको हम बोल देते हैं सेलिंग प्राइस। तो बेसिकली इस तरह का इनका एक मॉडल बन जाता है। तो यहाँ से हमारे दो फॉर्मूले डिराइव हो गए। एक तो ये कि इनवॉइस प्राइस का मतलब है कॉस्ट प्लस लोड, और एक हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सेलिंग प्राइस का मतलब है इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब इसमें हमको कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे लेट से लोड की अगर हम बात करें तो उसके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले मतलब हमें पता होने चाहिए कि अगर लोड 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस के बराबर होगा, या अगर वो 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस के बराबर होगा, या अगर वो 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस के बराबर होगा। सिमिलरली दूसरा एक फॉर्मूला बन गया कि इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसमें भी हमारे कुछ मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट्स हमें पता होने चाहिए या काम आते हैं जल्दी कैलकुलेशन करने में, कि प्रॉफिट अगर 1/3 ऑफ इनवॉइस प्राइस है तो वो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। प्रॉफिट अगर 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस है तो 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, और 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस है तो 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो इसके हमने कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल कर लिए थे, तो एक दो मैं आपसे फटाफट करवा लेता हूँ। तो कैलकुलेटर तैयार कर रखा है? चलो ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो हमने पहले भी करा था, तो एक बार दोबारा से करवा लेता हूँ जल्दी से आपसे सॉल्व। लेट से कि हमारे पास कॉस्ट है 2 लाख रुपए, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है। कॉस्ट है 2 लाख रुपए और प्रॉफिट है 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस, और लोड है 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है और हमको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट है 2 लाख रुपए, प्रॉफिट है 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस। 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस को हम ये भी कह सकते हैं इट्स बेसिकली 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। हमारा लोड है 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस, 1/4 को हम 25% भी कह सकते हैं ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो हमको सेल्स निकालनी है या सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कितना आएगा? बताओ जी, ऑनलाइन के चीते, जल्दी से निकालना है कैलकुलेटर पर। कॉस्ट है 2 लाख,
प्रॉफिट है 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस, यानी कि 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस कह सकते हो आप। लोड है 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस, यानी कि 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस कह सकते हो आप। तो आपको ये पता लगाना है कि सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, सेल्स कितनी है। चलो ठीक है, तो देखते हैं। तो एक्चुअल में सही आंसर तो आ रहा है 320, ठीक है, 3,20,000। तो देखो जैसे अब हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें फास्टर तरीके से करना है। जैसे हमारे पास कॉस्ट दे रखी है हमको, ठीक है, तो सबसे पहले हमको कॉस्ट के अंदर लोड ऐड करना है, राइट। अब अगर हमको लोड दे रखा है 1/4 ऑफ IP, तो हम इसको ऑटोमेटिकली क्या भी लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ कॉस्ट, है ना। तो अब देखो जैसे आपको कॉस्ट 2 लाख रुपए गिवन है, तो आप 2 लाख रुपए का 1/3 निकालो ज़रा, 66,666 आ गया ना। तो इसका मतलब आपका लोड आ गया 66,666। तो लोड ऐड करने पर आपको इनवॉइस प्राइस कितना मिल जाएगा, 26667, राइट। फिर आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो आपका इनवॉइस प्राइस आ गया ना 26666। अब आप 26666 का 20% निकालो, 53,333 आ गया, तो वो उसमें ऐड कर दो प्रॉफिट। तो इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या आ गया, 320 आ गया, है ना। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो अब तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इनका एप्लीकेशन हमें करना होएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन का डिज़ाइन बनेगा एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, कंसाइनर के गुड्स की कॉस्ट होगी, कंसाइनर लोड लगाएगा, फिर वो इनवॉइस प्राइस पे भेजेगा, इनवॉइस प्राइस पर प्रॉफिट भी लग सकता है, और फिर वो सेल करेगा। अब हमको ये सेल वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि जब हम अभी आगे 10 नंबर का क्वेश्चन जब बताऊंगा आपको कि कैसा आता है एग्ज़ाम में, तो हमको उसके अंदर सेल वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो हमको सेल निकालने का ये एक तरीका पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो एक और करके देख लो जल्दी से। एग्जाम्पल 2 ये भी हमने क्लास के अंदर डिस्कस करा था, ट्राई करके देखो। इसमें हमको दे रखा है, इस बार सेल्स दे रखी है 4,80,000, लोड दे रखा है 1/5 ऑफ कॉस्ट। 1/5 ऑफ कॉस्ट का मतलब आप कह सकते हो 20% ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट आपको दे रखा है 1/4 ऑफ IP। 1/4 ऑफ IP को आप कह सकते हो 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो आपको अब इस बार ये निकालना है कि लोड कितना है, व्हाट इज़ द लोड, लोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो निकालो कि कितना आएगा। हाँ लोड निकालना है, लोड कितना आ रहा है, लोड निकालो। चलो 1 मिनट का टाइम है। $96,000, ठीक है। 64 कह रहे हैं ऑनलाइन के चीते, तो इसका मतलब ऑनलाइन के जीते स्मार्ट है, ठीक है। तो सभी का यूनिटी से 64 आ रहा है, तनिष्क, कुमकुम, आकांक्षा, हर्ष, किरण, प्रियांशु, साक्षी। तो 64 ही मुझे ठीक लग रहा है शक्ल से, फिर इतने सारे बच्चों का आ रहा है तो देखो अभी चेक करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि क्या है। तो लोड 64 ही है वैसे तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अब देखो जैसे आपको सबसे पहले प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखो प्रॉफिट का रेट पढ़ो। प्रॉफिट आपको दे रखा है 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस, है ना। तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस को हम क्या भी लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ सेल, है ना। अब आपको सेल दे रखी है 4,80,000, तो आप 4,80,000 का 1/5 निकालो कितना आएगा,
96 आएगा, है ना। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 96। तो सेल में से जब आप प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस। अब आपको लोड कितना दे रखा है, लोड का रेट पढ़ो ग्रीन कलर में। लोड का रेट दे रखा है 1/5 ऑफ कॉस्ट। अब 1/5 ऑफ कॉस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ कॉस्ट को हम लिख सकते हैं 1/6 ऑफ आईपी। तो आपको आईपी दे रखी है, मतलब ये आईपी आपने निकाली है 3,84,000। तो 3,84,000 का 1/6 निकालो तो आ जाएगा 64। ठीक है, तो हो गया ना। तो आपको मतलब क्या एप्लीकेशन करने का है। चलो, तो ऐसे हमने एक और एग्जांपल करा था बेसिकली। तो ये एग्जांपल से बेसिकली हम क्या सीखते हैं, कॉस्ट, लोड और आईपी, या आईपी, प्रॉफिट और सेल। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, अब उसको माइंड में रखना है। दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम होता है स्टॉक रिजर्व। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो देखो, इसको मैं आपका कॉन्सेप्ट इसका रिवाइज करवा देता हूँ कि स्टॉक रिजर्व क्या होता है। देखो, स्टॉक रिजर्व का मतलब ये होता है कि लेट से कंसाइनर ने 3 डब्बे भेजे कंसाइनी को, या 4 डब्बे भेजे लेट से, ठीक है, 4 डब्बे भेजे। एक डब्बे की कॉस्ट है 100 रुपये पर यूनिट, जिस पर कंसाइनर लोड लगाता है 20 रुपये पर यूनिट। तो उसका इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 120 रुपये। ठीक है। अब कंसाइनी जो होता है उसके पास 4 डब्बे पहुंच जाते हैं। अब उन 4 डब्बों में से लेट से एक डब्बा वो बेच देता है, सेल कर देता है। तो अब उसके पास अनसोल्ड डब्बे कितने रह गए, 3 रह गए, जिनको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब जब भी क्लोजिंग स्टॉक बचता है, ये हमें कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक बचता है, जैसे हमारे एग्जांपल में 3 डब्बे बच रहे हैं, तो हमें इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना लोड है ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लोड कितना है। तो जैसे अगर एक डब्बे में कितना लोड है 20 रुपये, तो 3 डब्बों में कितना लोड हो जाएगा 60 रुपये, 60 रुपये। तो इस 60 रुपये को हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। दिस 60 इज़ नोन एज स्टॉक रिजर्व। तो जब हम अभी 10 नंबर के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसके अंदर हमको ये क्लोजिंग स्टॉक में जो भी लोड होता है उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो हमको ये कॉन्सेप्ट 2 चाहिए, यानी कि हमको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जितना भी लोड होता है इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट ओके हो गया। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इसके 1-2 एग्जांपल भी चेक कर लेंगे। तो देखो, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मेनली क्या रहता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो भी बॉक्स है, हमारा जो भी डब्बा है, उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है। इनिशियल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो कंसाइनर है, जैसे इस एग्जांपल की अगर बात करूं, तो जो कंसाइनर होता है उस कंसाइनर के पास सबसे पहले इस डब्बे की लागत कितनी थी, तो वो जैसे हमारे एग्जांपल में 100 रुपये। ठीक है। अब इसके बाद कंसाइनर जो भी एक्सपेंसेस करता है, कंसाइनर जो भी एक्सपेंस करता है, हमें उन एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेटली ऐड करना पड़ता है। अब प्रोपोर्शनेटली का क्या मतलब है वो भी एग्जांपल में समझा दूंगा। और फिर हमें जो भी कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें भी प्रोपोर्शनेटली ऐड करना पड़ता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंस ऐड कर लेंगे, लेकिन कंसाइनी के सिर्फ नॉन सेलिंग एक्सपेंस ही ऐड करेंगे। तो कंसाइनी के जो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं या कुछ और अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनकी लिस्ट अभी नीचे दिखाऊंगा, हमें वो ऐड नहीं करने। अब जैसे क्या नहीं करने, लिस्ट देखते हैं। तो जैसे हमने लेट से यहाँ पर एक सिंबल बना रखा है एक्सक्लूड का। लेट से कंसाइनी ने कोई गोडाउन का रेंट पे करा, या कंसाइनी ने कोई गोडाउन का इंश्योरेंस पे करा, या कंसाइनी ने कोई डिलीवरी चार्ज पे करे, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग एक्सपेंस पे करा, तो इन सब को हम क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं करते। तो इन्हें हम इसमें नहीं लेके चलेंगे। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस हम लेकर चलते हैं, वो ऊपर लिखे हैं। जैसे कंसाइनर ने कोई पैकिंग करवाई, कंसाइनर की बात कर रहे हैं, या ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, कार्टेज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, या फिर कंसाइनी ने कोई पैकिंग करवाई, या कंसाइनी के नॉन रिकरिंग या नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, इन सबको हम कंसिडर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर। ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है।
तो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, मतलब आप ट्राई करना। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल करा है, लेट से, चलो वो दिखा देता हूँ आपको उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर आप वैल्यू निकालने की कोशिश करना। देखो हमने एक एग्जांपल करा था डिस्कस, जैसे एक्स ने 100 बॉक्सेस भेजे, ठीक है, एक्स ने कितने गुड्स भेजे 100, उनकी कॉस्ट दे रखी है 200 ईच, वो हो गई कॉस्ट। एट ए लोड ऑफ ₹40 टू वाई, और वाई ने कितना रुपए लोड लगाया उस पर, मतलब एक्स ने कितना रुपए लोड लगाया 40 रुपये। एक्स इनकर्ड 4000 रुपी एक्सपेंसेस, एक्स ने 4000 रुपये के एक्सपेंस करे जिनको हम बोल देंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस। 1/10 ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसका मतलब ये होता है कि हमारे 1/10 गुड्स जो है वो रास्ते में खो गए। अब अगर रास्ते में 1/10 गुड्स खो गए तो इसका मतलब वाई के पास कितने बॉक्सेस रिसीव होंगे, 90 बॉक्सेस रिसीव होंगे। अब वाई ने लिखा है सोल्ड 2/3 ऑफ द बॉक्सेस रिसीव्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। वाई ने 2/3 बॉक्सेस उनमें से बेच दिए, तो इसका मतलब वाई ने कितने बॉक्सेस बेच दिए होंगे, 60 बॉक्सेस बेच दिए होंगे, 60 सोल्ड कर दिए होंगे। और लिखा है वाइज एक्सपेंसेस वर ₹1400 इंक्लूडिंग सेलिंग एक्सपेंस 500। अब वाई ने 1400 रुपये का खर्चा करा है, जिसमें से सेलिंग एक्सपेंस कितना है 500 का, तो नॉन सेलिंग एक्सपेंस कितना हो गया 900 का। तो ये एक पूरी कहानी बन गई। तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये जो 30 बॉक्सेस हैं हमें इन 30 बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल एक क्रिएट हमने करा था, तो आप एक बार दोबारा से करके देखो जल्दी से कैलकुलेटर पर, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगा, एक बार ट्राई करके देखो। हाँ, तो गोडाउन रेंट नहीं लेना तनिष्क भाई, गोडाउन रेंट जो होता है ना वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड तो होता नहीं, वो तो हम गोदाम का रेंट दे रहे हैं तो उसको नहीं कंसिडर करते, तो वो एक बेकार खर्चा है, ऐसे मान लो यूजलेस खर्चा है इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो तो निकालो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ठीक है, और देखते हैं अभी 2-4 मिनट के, 2-4 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 1 मिनट के अंदर ट्राई करवाते हैं ज़रा बच्चों से। हाँ तो बताओ क्या आ रहा है अब, कितना आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारे ऑनलाइन के चीतों का भी यही आ रहा है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, एक बार मैं वर्किंग भी दिखा देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। तो देखो 7500 बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। तो बेसिकली हम जो भी हमारे क्लोजिंग स्टॉक है हम देखते हैं कि सबसे पहले उनकी कॉस्ट कितनी थी। तो हमारे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट थी 200 रुपये, 200 रुपये। तो 30 बॉक्सेस की 200 रुपी कॉस्ट, तो कितनी हो गई इनिशियल कॉस्ट 6000। अब हमें इसमें प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस ऐड करना है। तो प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस का बेसिकली ये मतलब है कि जैसे कंसाइनर ने कितने रुपए खर्च करे टोटल, देखो 4000 रुपये है ना, 4000 रुपी। तो हमको ये देखना है कि कंसाइनर ने 4000 रुपये खर्च करे टोटल, कितने बॉक्सेस के लिए, 100 बॉक्सेस के लिए, 100 बॉक्सेस के लिए। तो प्रोपोर्शनेटली 30 बॉक्सेस के लिए कितना खर्चा बन जाएगा। तो इसका मैथमेटिक्स बन गया 4000 रुपये डिवाइडेड बाय 100 बॉक्सेस इंटू 30 बॉक्सेस, तो वो एक प्रोपोर्शन आ गया, दैट मीन्स 1200 रुपी। और फिर हम प्रोपोर्शनेटली कंसाइनर के नॉन सेलिंग एक्सपेंस भी ऐड करते हैं। तो कंसाइनर ने 900 रुपये का नॉन सेलिंग एक्सपेंस करा था, और कितने बॉक्सेस पर करा था, 90 बॉक्सेस पर जो उसको रिसीव हुआ। तो प्रोपोर्शनेटली 30 बॉक्सेस पर हम निकालते हैं
कि कितना एक्सपेंस बन गया 300, राइट। तो फाइनली जो हमारे 30 बॉक्सेस हैं उनकी क्लोजिंग स्टॉक को यानी कि कॉस्ट जो हम कह सकते हैं वो कितने रुपए हम कह सकते हैं 7500, ठीक है। अब इसमें चलो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ पुराना कॉन्सेप्ट रिवीजन करने के लिए, अगर इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक का लोड निकालना है या स्टॉक रिजर्व निकालना है तो वो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। अगर इसी एग्जांपल में मैं पूछता कि स्टॉक रिजर्व बताओ, 1200, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 30 बॉक्सेस हैं और लोड पर यूनिट कितना है 40 रुपये, तो 30 बॉक्सेस इंटू 40 रुपये 1200 रुपये। तो हम कहते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कितना है 1200 रुपये। तो इसी क्लोजिंग स्टॉक को, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ आपके लिए, कि इसी क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम, जो ऊपर आपने 7500 निकाला, इसी क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करूँ लेट से, तो मैं कितने रुपए रिकॉर्ड करूँगा 8700, यानी कि 7500 तो इसकी कॉस्ट है, 1200 अगर इसमें लोड भी जोड़ दूँ तो कितना बन गया 8700। तो इसी क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं इनवॉइस प्राइस पर वैल्यू करूँ तो आंसर होगा 8700, कॉस्ट करूँगा तो 7500, 1200 क्या है लोड। तो 3 कॉन्सेप्ट ओके हो गए। उसके बाद चौथा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है नॉर्मल लॉस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट कहानी भी पता होनी चाहिए। तो देखो नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं। पहली बात तो ये कि नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि जब कंपनी को इसके बारे में पहले से पता होता है, कंपनी मान के चलती है कि ये होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल, यानी कि ये लॉस कंपनी को पता है कि ये तो होना ही होना है। लेट से, जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल कर रखा है कि लेट से 1000 यूनिट्स हमने भेजे कंसाइनर ने, और क्वेश्चन ने बोला कि 5% इसमें से नॉर्मल लॉस हो गया। तो नॉर्मल लॉस जो होता है उसकी वैल्यू कभी भी हम रुपये में नहीं निकालते, क्योंकि नॉर्मल लॉस को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। नॉर्मल लॉस की कभी भी कोई मॉनेटरी वैल्यू हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। हम कभी भी किसी भी खाते में ऐसे शो नहीं करते नॉर्मल लॉस 2000 रुपये, नॉर्मल लॉस 3000 रुपये, कभी भी नहीं शो करते। नॉर्मल लॉस हमेशा हम सिर्फ क्वांटिटी पे निकालते हैं। जैसे इस एग्जांपल में अगर हमने 1000 यूनिट्स भेजे और 5% उसमें से लॉस हो गए, तो हम क्या मानेंगे कि कितना लॉस हो गया, 50 यूनिट्स बोलेंगे, रुपए कभी नहीं बोलेंगे। तो नॉर्मल लॉस हमेशा क्वांटिटी पर कैलकुलेट करना है, पहली बात ये। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, छोटा सा एक एप्लीकेशन है, ये MCQ में ही पूछता है वैसे तो, चलो ऐसे दिखा देता हूँ। जैसे लेट से कि X ने 1000 kg एप्पल भेजे 5 रुपये पर यूनिट के, ठीक है, और 10% उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कॉस्ट पर यूनिट निकालो। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल फंडा क्या है इसका कि जब हमने 1000 kg एप्पल 5 रुपये के खरीदे तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 5000 रुपये, और नॉर्मल लॉस हुआ 10%, तो हम 10% क्वांटिटी पर कैलकुलेट करेंगे। 1000 किलो एप्पल में से 10% लॉस हो गए, तो कितने लॉस हो गए 100 किलो एप्पल लॉस हो गए। तो हम ये मानेंगे कि अब हमारे पास जो रिमेनिंग एप्पल्स बचे हैं 900 किलो, तो ये 5000 रुपये जो खर्च हुए हैं ये 900 एप्पल के लिए ही हुए हैं, ये माना जाएगा। तो अब आपकी पर केजी कॉस्ट कितनी बन गई 5.5 वाला 5.55 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये नॉर्मल लॉस का फंडा होता है ना। तो हम अभी जब एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें भी दिखाऊंगा। तो बस नॉर्मल लॉस में आप इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि ये हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी पर, और इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है 0, कुछ नहीं होती है ना। बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल लॉस की मॉनेटरी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको रिकॉर्ड हम बुक्स में नहीं करते हैं, इसको सिर्फ क्वांटिटी पर कैलकुलेट करते हैं। बस इसका काम सिर्फ इतना होता है नॉर्मल लॉस का। उसके बाद फिर आप चैप्टर को याद रखने के लिए इसमें 5वां कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखना। 5वां जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एबनॉर्मल लॉस का। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस आपको बताया था कि 2 तरह का हो सकता है हमारे सिलेबस के अनुसार। एक कि हमने गुड्स भेजे और वो रास्ते में खो गए, है ना, एबनॉर्मल लॉस। दूसरा हो सकता है कि हमने गुड्स भेजे, वो कंसाइनी के पास पहुंच गए और कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद उसके गोदाम में खो गए, यानी कि लॉस इन गोडाउन। तो 2 तरह का लॉस हमारे में हो सकता है। अब हमको जितने भी डब्बे हमारे खोए, लेट से हमारे ऐसे लिख रहा हूँ 4 डब्बे खो गए,
तो एबनॉर्मल लॉस में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी होती है और इसको बुक्स में हम रिकॉर्ड भी करते हैं खाते के अंदर, तो इसीलिए इसकी वैल्यू निकाली जाती है। नॉर्मल लॉस बिल्कुल उल्टा है, नॉर्मल लॉस की वैल्यू नहीं होती, ना उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी होती है और एबनॉर्मल लॉस को हम बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं। अब कैसे करते हैं, वैल्यू निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, वैसे फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो किसकी तरह है, क्लोजिंग स्टॉक की तरह, सेम फंडा है, कहीं कोई बिल्कुल ज़रा सा भी अंतर नहीं है। तो ऊपर से दिखा देता हूँ आपको स्टेप्स। सबसे पहले हम लेते हैं इनिशियल कॉस्ट, जो भी डब्बे हैं उनकी कॉस्ट, प्लस करते हैं प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस, सेम फंडा जो भी है, प्लस करते हैं प्रोपोर्शनेट कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंस, वो भी सेम फंडा। लेकिन अगर आप एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे वो ये कि जो लॉस इन ट्रांजिट हुआ जब गुड्स रास्ते में खो गए, पहला वाला, तो उसमें कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट नॉन सेलिंग एक्सपेंस नहीं है। और उसका क्या रीज़न है, क्योंकि पहुँचे ही नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि गुड्स उसके पास तक पहुँचे ही नहीं। लेकिन अगर गुड्स कंसाइनी के गोदाम में खो गए तो फिर प्रोपोर्शनेट कंसाइनी के भी एक्सपेंस आ जाएंगे, क्योंकि गुड्स उसके पास पहुँच चुके। तो वहाँ तक तो सिंपल हो गया। अब जो रेड कलर में लिखा है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी से अपने गुड्स को इंश्योर करवाते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमें कोई क्लेम मिल गया, कोई क्लेम रिसीव हो गया, तो वो हमारे लॉस को कम करेगा टेक्निकली, क्योंकि हमें मिल गया पैसा। तो उतने अमाउंट से हम अपने लॉस को कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर रेड कलर से जो देख रहे हो वो लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कि उतना क्लेम हमें रिसीव हो गया। और फिर जो फाइनल लॉस बचेगा या फाइनल लॉस जो आएगा आंसर, वो हमारा होगा नेट एबनॉर्मल लॉस, जो अभी हम अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा देखेंगे कि कहाँ लिखना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 कौन सा हो गया हमारा, एबनॉर्मल लॉस। तो शुरू से चलते हैं। जब भी आप चैप्टर रिवाइज करो, आप अपने माइंड में ऐसे सोचना आँख बंद करके कि मुझे 7 चीज़ें आती हैं कि नहीं, है ना। टोटल 5 हो गई अभी तक। पहली सेल वैल्यू निकालना, ठीक है। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का लोड निकालना। तीसरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट। चौथा नॉर्मल लॉस, जो रिकॉर्ड नहीं होगा, ना उसकी कोई मनी वैल्यू होगी। और 5वां एबनॉर्मल लॉस, उसकी वैल्यू निकालना। 5 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद बढ़ते हैं, छठा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है हमको कि कंसाइनी का कमीशन, वो भी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है, या ये छोटा सा थ्योरी में भी पूछ सकता है। तो देखो, कंसाइनी के कमीशन के 3 बेसिकली रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं या टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन तो मतलब हो गया लेट से 5%, 10%। तो जो भी कंसाइनी सेल करेगा, तो देखो अब देखो यहाँ पर सेल आया, तो आपको सेल वैल्यू निकालने के लिए हो सकता है कॉन्सेप्ट 1 का एप्लीकेशन करना पड़े। तो अगर मान लो आपका कॉन्सेप्ट 1 ही गड़बड़ हो गया, सेल वैल्यू ही गलत आई, तो फिर कमीशन भी गलत आ जाएगा, है ना। तो पहले हमको सेल सही निकालनी पड़ेगी, उस सेल का 5% या 10% कमीशन निकालना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी कमीशन तो हो गया सिंपल। दूसरा होता है डेल क्रेडिटरी कमीशन। डेल क्रेडिटरी कमीशन हम क्यों देते हैं कंसाइनी को, हम उसको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज देते हैं, और हम उसको ये बोलते हैं कि लेकिन अगर अब बैड डेट्स होंगे सेल में से, तो वो तुम्हारे कमीशन में से कटेंगे। तो इस केस में जो कंसाइनर होता है उसको बैड डेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है, और वो कंसाइनी को बोलता है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, लेकिन बैड डेट्स की जिम्मेदारी फिर तुम्हारी होगी। तो ये हो गया डेल क्रेडिटरी कमीशन। और सबसे यूनिक होता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन भी एक एक्स्ट्रा कमीशन होता है, जो हम कंसाइनी को इसलिए देते हैं जब वो इनवॉइस प्राइस से कुछ एक्स्ट्रा ऊंचे दामों पर सेल करता है, जिसकी टर्मिनोलॉजी है सरप्लस। तो जैसे यहाँ बार डायग्राम अगर आप देखोगे, लेट से 100 रुपये की इनवॉइस प्राइस है और कंसाइनी ने सेल करा 120 पर, तो जो हरे रंग का एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सरप्लस। तो कंसाइनी को हम उस एक्स्ट्रा सरप्लस पर कुछ परसेंटेज दे देते हैं, इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। तो ये हो गया कमीशन। तो आप कमीशन तो निकाल ही लोगे क्वेश्चन के अंदर, वो तो एक सिंपल कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई 6 वो चीज़ें जो मतलब हमको पता है कि चलो ठीक है हमको निकालना है, ठीक है जी। अब 7th कॉन्सेप्ट जो है वो है अल्टीमेटली महासागर, जिसमें सारी नदियाँ आके मिल जाती हैं। तो हमने जो 6 चीज़ें पढ़ी, वो सारी की 6 एग्ज़ाम में 10 नंबर के जो क्वेश्चन आएगा आपका, वो इसके अंदर ही समा जाएंगी। तो वो आप देख लो बिल्कुल अच्छे से कि कैसे बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर अभी आपसे बनवाऊंगा।
तो देखो पहले पूरा डेबिट साइड को गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले लिखना है ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये 99.99% क्वेश्चनों में आपके में होती ही नहीं है, तो मैं इसको मतलब हटा ही देता हूँ यहाँ से, ताकि मतलब आपको लगे कि चलो आसान हो रहा है मामला। तो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी ही नहीं वैसे तो, लेकिन अगर होगी तो लिख देना, ऐसा नहीं कि मैंने काट दिया तो आप भी एग्जाम में काट दो, होगी तो लिख देंगे इनवॉइस प्राइस पर, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक का जो रिजर्व होता है उसको फिर ऑपोजिट साइड पे लिखना है, वो भी नहीं होगा तो मैं उसको फ़िलहाल काट देता हूँ कि भाई ये भी आपको आइटम जनरली नहीं मिलने वाला आपके सवालों में, तो छोड़ ही दो, हटा ही दो। चलो ये तो गए, ठीक है। अब डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, देखो सबसे पहले एक लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का लोड। तो देखो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका यूज़ इसमें, दूसरा, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का लोड। उसके नीचे हम लिखते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये क्वेश्चन में बिल्कुल आपको क्लियरली दिया होगा कितने गुड्स हमने भेजे, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी कि कितने गुड्स भेजे, 100 भेजे, 200 भेजे, जो भी भेजा उन गुड्स की हम इनवॉइस प्राइस यहाँ लिख देंगे। तो ये तो सिंपल हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोनों ब्लू कलर से डेबिट कर रखे हैं, एक तो लिखा है टू कंसाइनी अकाउंट। इसमें आपको कंसाइनी के सारे एक्सपेंस लिखने हैं, जो भी कंसाइनी एक्सपेंस करता है सारे। अब यहाँ पर सब कुछ आता है, ये ध्यान रखना, देखो डिफरेंस, यहाँ पर आपको कोई कंसाइनी में भेदभाव नहीं करना, सेलिंग हो, नॉन सेलिंग हो, उसने गोडाउन का रेंट दिया हो, उसने मच्छर की मारने की कॉयल खरीदी हो, उसने भिखारी को 10 रुपये दिए हो, मतलब आप समझ रहे हो पॉइंट। यहाँ पर हमें कंसाइनी के सारे खर्चे लेने, क्योंकि अभी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अभी हमारा उद्देश्य है क्लोजिंग स्टॉक निकालना नहीं है, प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ हम कंसाइनी के सारे खर्चे ले लेते हैं, कंसाइनी को हमें कोई कमीशन देना है वो भी सब ले लेते हैं, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा टू कंसाइनी अकाउंट। इसके अलावा कंसाइनर भी कुछ एक्सपेंस करता है, तो कंसाइनर के एक्सपेंस को हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। तो मतलब कुल मिलाकर ये दोनों ब्लू कलर वाली चीज़ें जो हैं ये आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो बस डेबिट साइड में 4 चीज़ें। अब देखो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, एक तरह से तीसरा वाला, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालनी है। तो थर्ड कॉन्सेप्ट का यूज़ हो गया, है ना। और वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप इनवॉइस प्राइस पर निकालोगे। इनवॉइस प्राइस पर कैसे निकाल सकते हो वो मैंने आपको वैसे ही जब ओरली एग्जाम्पल में सिखाया था। देखो जब आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था तो कितना बताया था, 7500 कॉस्ट, उसमें क्या जोड़ दिया, लोड, तो क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस। तो एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, हम दिखाने के लिए, मैंने ये भी बात बताई थी कि क्लाइंट को डराने के लिए हम इनवॉइस प्राइस पर शो करके लोड को ऑपोजिट साइड पर लिख देते हैं। जैसे मान लो इसी एग्जांपल में मैं बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिखाऊंगा, 8700, और उसका लोड डेबिट साइड में कितना दिखा दूंगा, 1200। बात वही हो गई कि हमने 7500 लिखा है, लेकिन हमको ऐसे दिखाना है। इसी तरह गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसका लोड आ गया, वो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा। उसके बाद हम लिखते हैं बाय कंसाइनी अकाउंट, जो भी हमने सेल करी। अब देखो सेल वैल्यू सही लिखने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है, फर्स्ट वाला, क्योंकि सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। उसके बाद देखो लिखा है बाय एबनॉर्मल लॉस नेट वैल्यू, इसके लिए आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, फिफ्थ वाला, जिसमें आपने सीखा कि नेट एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं। और अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है इफ एनी, तो वो भी हमारे मतलब इनकम की तरह आ रहा है, तो उसको भी हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो जब हम ये सारी बातें पोस्ट कर देते हैं तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाता है, प्रॉफिट बच जाता है। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हो गया मेन अकाउंट। क्लियर हो गई कहानी, याद आ गई। अच्छा, फिर क्वेश्चन कभी कभी ये भी बोल देता है कि कंसाइनी अकाउंट भी बनाकर दिखाओ। तो कंसाइनी अकाउंट अगर वो बनाने को बोलता है, लेट्स से ऐसे ही पहले ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको ब्लू कलर में इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है टू कंसाइनी, तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देना क्रेडिट में। और जो उधर लिखा हुआ नजर आ रहा है बाय कंसाइनी, उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देना डेबिट में। बस, तो 2 पोस्टिंग होंगी। तो क्वेश्चन अगर कहता है कंसाइनी अकाउंट बनाओ, तो डेबिट में जो टू कंसाइनी लिखा है उसको क्रॉस पोस्ट कर देना क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में लिखा है बाय कंसाइनी उसको क्रॉस पोस्ट कर देना डेबिट में, और टोटल कर देना। बैलेंस जिधर भी बचेगा वो या तो टू बैंक या बाय बैंक हो जाएगा। अच्छा, तो खैर प्रॉफिट निकालने की बात हो रही थी, तो पहले एक एग्जाम्पल दोबारा से आपसे करवा लेता हूँ। ये हमने क्लास के अंदर भी करा था, इस तरह का एक एग्जाम्पल था, और आप
इसमें प्रॉफिट निकालना है आपको, तो ट्राई करना। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन मत लिखना, ऐसे ही ट्राई करना। देखो इसमें हमने एग्जांपल कुछ इस तरह का बनाया था कि एक्स ने गुड्स भेजे 300 बॉक्सेस, ठीक है, ऑफ 100 ईच। तो 100 ईच क्या है, कॉस्ट, एट अ लोड ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो ये लोड हो गया। एक्स एक्सपेंसेस ₹6000, तो ये कौन से एक्सपेंस है, कंसाइनर एक्सपेंस। फिर लिखा है 10% बॉक्सेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 200 रुपये। तो अब हमारे 10% बॉक्स रास्ते में खो गए, तो मतलब हमारे 30 बॉक्सेस खो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 200 रुपये का क्लेम दिया। तो ये कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। तो देखो कॉन्सेप्ट 1 आएगा अभी सेल वैल्यू, कॉन्सेप्ट 5 आ गया एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद लिखा है वाई सोल्ड 170 बॉक्सेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन सेलिंग प्राइस। अब वाई ने 170 बॉक्सेस बेच दिए, प्रॉफिट पर बेच दिए 50% ऑन सेलिंग प्राइस पर। ही इनकर्ड ₹7000 एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 1600 सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये कौन से एक्सपेंस हैं, कंसाइनी के एक्सपेंस है, जिनमें से 1600 सेलिंग एक्सपेंस हैं। तो नॉन सेलिंग कितने हो गए, 5400, 5400, बिल्कुल सही। और उसके आगे लिखा है 60 बॉक्सेस वर लॉस्ट इन गोडाउन, 60 बॉक्सेस गोडाउन में लॉस्ट हो गए, ये भी अब नॉर्मल लॉस है। तो वो कह रहा है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब बेसिकली आपको प्रॉफिट निकालना है। तो अब देखो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें मतलब बेसिकली निकालनी पड़ेंगी। देखो कैलकुलेशन मैंने छोटी सी यहाँ कर रखी है, डायग्राम दिखा देता हूँ। तो देखो आपको कॉस्ट पता है, लोड पता है, इनवॉइस प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग एक्सपेंस पता है, नॉन सेलिंग एक्सपेंस पता है। 270 बॉक्सेस कंसाइनी को मिले जिसमें से 170 उसने बेच दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने 60 बॉक्सेस लॉस्ट हो गए, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने बॉक्सेस बच गए, 40। तो देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पूरे 7 से 10 मिनट का टाइम दूंगा। आपको एक तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है, लॉस इन ट्रांजिट की, फिर लॉस इन गोडाउन की, क्लोजिंग स्टॉक की, इन 3 की वैल्यू निकालनी है, सेल वैल्यू निकालनी है और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर ये चीज़ों को पोस्ट करना है और फिर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो, पहले देखो ये पूरा एग्जाम्पल है, दोबारा से ट्राई करके देखो, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर मुझे आंसर भेजना कि क्या आ रहा है। चलो तो पहले वर्किंग भी देख लेते हैं एक बार। तो सेल वैल्यू 42,500 है। देखो सारी वर्किंग डिस्कस कर लेता हूँ। हमने 170 बॉक्सेस बेचे हैं और सेलिंग प्राइस था 250 रुपये, ठीक है, पर यूनिट। तो सेल वैल्यू तो हमारी कितनी आ जाएगी, 42,500, ठीक है। बाकी मैं वो 3 वर्किंग्स मेनली आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो कि लॉस इन ट्रांजिट कितना होगा, लॉस इन गोडाउन कितना होगा और क्लोजिंग स्टॉक कितना होएगा। तो देखो जैसे पहले हम लॉस इन ट्रांजिट देख लेते हैं, ठीक है। पहले लॉस इन ट्रांजिट दिखा देता हूँ। लॉस इन ट्रांजिट की वैल्यू जो है वो आपकी मतलब उसमें कितने बॉक्सेस थे लॉस इन ट्रांजिट के अंदर, 30 बॉक्सेस है ना। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम कि लॉस इन ट्रांजिट 30 बॉक्सेस कितना, तो 30 डब्बे और उनकी इनिशियल कॉस्ट 100, तो 3,000 प्लस प्रपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस। अब कंसाइनर का एक्सपेंस कितना था, 6,000 और कितने बॉक्सेस पर, 300 बॉक्सेस पर। तो प्रपोर्शनेटली 30 बॉक्सेस पर कितना हो जाएगा, 600। तो लॉस इन ट्रांजिट में तो खाली हम कंसाइनर एक्सपेंस ही लेंगे और माइनस कर देंगे जो इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ, और वो कितने रुपए दे रखा था, 200 रुपये। तो हमारा जो नेट एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 3400। तो ये आपका सबसे पहले लॉस इन ट्रांजिट की नेट एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लॉस इन गोडाउन। अब गोडाउन में कितने गुड्स खो गए थे हमारे, 60 बॉक्सेस है ना कंसाइनी के पास। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला, 60 बॉक्सेस इंटू 100 रुपये इनिशियल कॉस्ट प्लस प्रपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस, तो वो आपका आ रहा है 1200, और प्लस प्रपोर्शनेट कंसाइनी का नॉन सेलिंग एक्सपेंस। तो ये आप ध्यान से देख लेना,
कि कंसाइनी का नॉन सेलिंग एक्सपेंस था 5400 ओवर कितने बॉक्सेस, 270 बॉक्सेस, तो प्रोपोर्शनेटली 60 बॉक्सेस पर कितना बन गया एक्सपेंस, 1200। अब इसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम हमें नहीं मिला था, नील था, तो हमारा जो नेट एबनॉर्मल लॉस आ गया, लॉस इन गोडाउन का, वो कितना आ गया, 8400। अच्छा, फिर तीसरी वर्किंग थी क्लोजिंग स्टॉक की, कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है। अब क्लोजिंग स्टॉक में हमारे कितने बॉक्सेस थे, 40, तो उसका फॉर्मूला पहले तो वही, इनिशियल कॉस्ट 4000 प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस 800 और प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन सेलिंग कंसाइनी एक्सपेंस, वो भी आ गया 800। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी आ गई, 5600, है ना। तो ये आई होगी कॉस्ट। अब कॉन्सेप्ट 2 लगाओ एक बार, अगर आपसे पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक का लोड कितना है, तो अब देखो लोड पर यूनिट है हमारा 25 रुपये पर यूनिट, और क्लोजिंग स्टॉक में 40 बॉक्सेस हैं, तो कितना हो गया लोड, 1000 रुपये, है ना। तो अगर मान लो मुझे क्लोजिंग स्टॉक की इनवॉइस प्राइस शो करनी हो कि क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस कितना है, तो कितना लिख लेंगे, 6600, है ना। तो पहले वर्किंग्स ओके हो गई। अब देखो अकाउंट के अंदर पोस्टिंग चेक करना, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक की इनवॉइस प्राइस आ गई, क्रेडिट में 6600, ठीक है। पहले क्रेडिट साइड चेक करवा देता हूँ, 42,500 सेल आ गई, नेट एबनॉर्मल लॉस आ गया ट्रांजिट वाला 3400 जो वर्किंग में निकाला, नेट एबनॉर्मल लॉस आ गया गोडाउन वाला 8400 जो वर्किंग में निकाला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 200 जो दे रखा था वो आ गया। तो क्रेडिट साइड में सारी पोस्टिंग आ गई जो कॉन्सेप्ट में थी। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, नील छोड़ दिया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कॉस्ट लिख रखी है, लेकिन अगर आप इनवॉइस प्राइस निकालते हो तो वो कितनी आएगी, 37,500, 37,500, तो वो भी लिख सकते हो या वही लिख देता हूँ चलो। तो इनवॉइस प्राइस आएगी 37,500, तो उस केस में आपको इसका लोड क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड पर जब आप इसका लोड लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 7,500। फिर क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व देखो, डेबिट में आ गया 1000 रुपये। 2y में हम क्या लिखते हैं, जो भी कंसाइनी ने एक्सपेंस करे वो आ गए 7,000 रुपये। और टू बैंक में हम क्या लिखते हैं, जो कंसाइनर ने एक्सपेंस करे। फिर आप टोटल कर लोगे तो टोटल आ जाएगा, मतलब अब रिवाइज्ड फिगर्स के हिसाब से 67,600। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा प्रॉफिट, वो बचेगा 17,100। बिल्कुल सही भेजा था ऑनलाइन के चीतों ने भी, 17,100। तो क्लियर हो गया। तो मतलब ये बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम का। तो इसी तरह की कहानी आएगी, तो उसमें आपको ये एप्लीकेशन करने पड़ेंगे। चलो एक और करते हैं कॉन्सेप्ट पहले। अब ये कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग का बेसिकली, ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ का, तो वो और देख लेते हैं पहले। क्रेडिट साइड में ये लोड आया था दोस्त, एक बच्चा पूछ रहा है सर ये क्रेडिट साइड में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या था। तो जब हम डेबिट साइड में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते हैं, इनवॉइस प्राइस पर लिखते हैं, तो इन्हीं गुड्स का जो लोड होता है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इन्हीं गुड्स का जो लोड था 7,500, तो वो क्रेडिट साइड पर ये लिखा था। तो देख लो भाई, ओके है, कर देना कंफर्म, क्लियर है पूरा। चलो ठीक है जी। अब अकाउंटिंग जो है जर्नल एंट्रीज वो आप देख सकते हो, तो वो सिंपल, मतलब एग्ज़ाम में बस आप एक बार गो थ्रू करके चले जाना। जर्नल एंट्री के सवाल हालांकि कम आते हैं, लेकिन पता होना चाहिए जर्नल एंट्री। तो जो बातें मतलब हमने अकाउंट के ज़रिए सीखी, वही एंट्रियाँ कंसाइनर की बुक्स में तो चल रही होती हैं, है ना। तो जैसे गुड्स सेंट की, गुड्स भेजने की जर्नल एंट्री हो गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहले कंसाइनर की दिखा देता हूँ सारी, फिर उसके लोड को हटाने की एंट्री हो गई उल्टा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट।
फिर इसी तरह कंसाइनर के एक्सपेंस की एंट्री हो गई कंसाइनमेंट टू बैंक। अगर हमने कंसाइनी से कोई एडवांस लिया पैसा तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। फिर जब हम सेल करता है कंसाइनी तो उसकी एंट्री हो गई कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री हो गई कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। कंसाइनी के कमीशन की भी सेम एंट्री हो गई कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। फिर अगर हमें कोई कैश रिसीव हुआ या बीआर रिसीव हुआ तो उसकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट या बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। बाकी बैड डेट्स की एंट्री आप देख लो एक बार, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है इसमें। अब अगर हम ऑर्डिनरी कमीशन दे रहे हैं सिर्फ तो हमारे को बैड डेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो एंट्री हो रही है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। लेकिन अगर हम डेल क्रेडिटरी कमीशन दे रहे हैं तो उस केस में फिर हमें बैड डेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि उस केस में बैड डेट्स किसका ही एक्सपेंस माना जाता है, कंसाइनी का, वो उसके कमीशन में से ऑटोमेटिकली कटेगा, हमें रिकॉर्ड नहीं करना। बाकी एक और छोटा सा पॉइंट है वो भी पता होना चाहिए, कभी कभी गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी, तो मैंने आपको कहा था कि इसको आप मन में सेल की तरह सोच सकते हो, तो इसकी एंट्री बिल्कुल एग्जैक्टली सेल वाली ही हो जाएगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बाकी फिर एबनॉर्मल लॉस की वो भी सेम, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट। इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। उसके बाद ठीक है, अब देखना उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और उसके रिजर्व को लिखने की उल्टी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। तो मतलब ये हमारी एंट्रियां हो गई। अच्छा, इसी तरह फिर हम कंसाइनी की एंट्रीज भी देख लेते हैं एक बार। कंसाइनी की एंट्रियां नॉर्मल होती हैं, उसमें ज़्यादा होता ही नहीं कुछ खेल। तो कंसाइनी की एंट्रीज एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो कंसाइनी के अंदर एक तो सेल की एंट्री, तो कैश या डेटर अकाउंट डेबिट, अगर उसने कैश में बेचा तो कैश डेबिट, क्रेडिट पे बेचा तो डेटर डेबिट टू कंसाइनर। फिर एक्सपेंस की एंट्री कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर उसने कोई एडवांस पे करा कंसाइनर को तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। बैड डेट्स की देखो, ये ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट, पहली एंट्री तो नॉर्मल बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब जो दूसरी एंट्री है वो आप ध्यान से देखना, नॉर्मली तो ये बैड डेट्स हम कहाँ से एडजस्ट कर देते हैं, अपने कंसाइनर के अकाउंट से, क्योंकि ऑर्डिनरी कमीशन में तो बैड डेट्स किसका खर्चा माना जाता है, कंसाइनर का, तो फिर तो हम कंसाइनर को ही डेबिट कर रहे हैं। लेकिन अगर डेल क्रेडिटरी कमीशन मिल रहा है तो उस केस में बैड डेट्स जो होते हैं वो देखो कहाँ से एडजस्ट हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, कमीशन अर्नड से, यानी कि हम कंसाइनी की जो इनकम है उसको कम कर रहे हैं, उसकी जो कमीशन की इनकम होती है हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो उस केस में बैड डेट्स जो है उसकी इनकम से डिडक्ट हो रहे हैं, है ना, डेल क्रेडिटरी कमीशन के दौरान। तो ये मतलब बेसिकली उसकी अकाउंटिंग हो गई कंसाइनी की। तो चांस बहुत थोड़ा सा कम ही रहता है, लेकिन एंट्रीज एक बार बस आप ओवरव्यू ले लेना, लेकिन चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। चलो, तो एक और क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, वो और आपके साथ करता हूँ। ये हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करा था, ये भी वही है, प्रॉफिट निकालने वाला, है ना। तो अब एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, वो मतलब इम्पोर्टेंट, वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर आप निकालना। चलो ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अपने आप, ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख लेना, तब तक ठीक हो जाएगा। अब आ रही है आवाज़? तो ये है क्वेश्चन बेसिकली, तो आप भी ट्राई करना, मैं पढ़ देता हूँ। देखो इसमें लिखा है, हरी ऑफ बैंगलोर कंसाइंस 2000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 ईच टू ओम ऑफ हैदराबाद। हरी पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद कंसाइनमेंट। तो देखो ये कंसाइनर के एक्सपेंस दे रखे हैं, कैरेज पे करा, फ्रेट पे करा, लोडिंग चार्जेस पे करा, ठीक है।
फिर लिखा है ओम सेल्स, ओम ने बेचा 1400 केसेस एट रुपी 1400 पर केस। तो कंसाइनी ने 1400 केसेस बेच दिए। एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, और उसने ये सब खर्चे करे। ये कंसाइनी के खर्चे दे रखे हैं, क्लियरिंग चार्ज, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज चार्ज, पैकिंग एंड सेलिंग चार्ज। इट इज़ फाउंड दैट 100 केसेज हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रांजिट। तो इसमें लिखा है देखो 100 केसेस जो हैं वो तो रास्ते में खो गए। तो देखो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब दिया है 200 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। तो इसके बारे में बताओ ये क्या है। हाँ, ये स्टॉक अभी पहुंचा नहीं है, तो हम इसको भी अपनी बुक्स में किसकी तरह ही ट्रीट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की तरह, है ना। तो ये भी आप अपनी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही रिकॉर्ड कर लोगे। और बाकी देखो इसमें दे रखा है आपको कि ओम इज़ एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल। ओम को 10% कमीशन मिलेगा, तो ये तो आप निकाल लोगे सेल पर। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ओम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरी। तो ओम अकाउंट तो चलो आप रहने दो, वो मैं ऐसे ही डिस्प्ले कर दूंगा। आप कंसाइनमेंट अकाउंट एक बार बनाओ दोबारा से, शॉर्ट में ही बनाना, ज़्यादा सुंदरता पर फोकस मत करना, मतलब वैल्यूज सही होनी चाहिए बस, और प्रॉफिट निकालना है ना। तो एक बार अपने आप ट्राई करो। तो बताओ कुछ आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है? सीधा फाइनल प्रॉफिट बता रहे हो 234। ठीक है, ऑनलाइन से भी यही आंसर आ रहे हैं वैसे तो। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप देखना कि कहीं कोई मतभेद वाली बात होगी तो मुझे बताना। तो कहानी कुछ इस तरह से थी कि भाई 2000 डब्बे उसने भेजे थे, कॉस्ट है 1000 रुपये ईच, है ना। तो ब्रीफ में ऐसे ही आपके लिए बना देता हूँ कि 2000 बॉक्सेस उसने भेजे थे और कॉस्ट है 1000 रुपये ईच। बाकी इसमें लोड कुछ नहीं है, तो लोड से हमें कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट सीधी 1000 है। बाकी कैरेज, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, ये सब तो कंसाइनर के एक्सपेंस हैं। ओम सेल्स 1400 केसेस, है ना। और एक उसने ये दिया था कि 100 केसेस रास्ते में खो गए हैं, और 200 केसेस जो हैं वो कह रहा था भाई रास्ते में हैं, पहुँचे नहीं हैं। तो मतलब इससे देखो क्या इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं इन सब बातों को अगर मिक्स करें, कि जो 100 बॉक्सेस हैं वो तो हमारे लॉस्ट हो गए रास्ते में, है ना। तो वो तो हमारे गुड्स एबनॉर्मल लॉस हो गया। और 200 गुड्स जो हैं वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, वो अभी भी कहीं रास्ते में ही है। तो मतलब कोई ट्रक ड्राइवर जो 200 डब्बे ला रहा है वो अभी पहुँचा नहीं। तो इसका मतलब कितने बॉक्सेस कंसाइनी तक पहुँच चुके होंगे? 1700, है ना। ये हमें पहचानना है। तो 1700 बॉक्सेस में से उसने 1400 बॉक्सेस बेचे, सेल कर दिए। तो हमें ये पता लग गया कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कितने बॉक्सेस हैं? 300। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक 300 बॉक्सेस का फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो पहले मैं वर्किंग्स एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। तो निकाले आपने, जैसे इसमें हमारे पास जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, पहले मैं उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। एबनॉर्मल लॉस जो हुआ वो कितने बॉक्सेस का हुआ था? 100 बॉक्सेस का। तो उसकी वर्किंग तो ये है, इनिशियल कॉस्ट आ गई 1 लाख रुपए प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर के एक्सपेंस। तो कंसाइनर के एक्सपेंस हमने सारे, मतलब ये तीनों जो थे ये कंसाइनर के ही एक्सपेंस थे। तो उसके टोटल एक्सपेंस कितने हैं? 1 लाख। और कितने बॉक्सेस पर? 2000 बॉक्सेस पर, है ना। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं एक तरह से 50 रुपये पर बॉक्स। तो कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कितना है? 50 रुपये पर बॉक्स, है ना। तो मतलब जैसे मर्जी कराओ, वो तो आपकी अपनी मैथमेटिक्स है। तो खैर एबनॉर्मल लॉस आपका 1,05,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉस इन ट्रांजिट। अब 200 डब्बे जो रास्ते में हैं उनकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो, है ना। जो रास्ते में थे तो उनकी भी सेम कहानी, सेम स्टोरी। पहले इनिशियल कॉस्ट 2 लाख रुपए प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस 10,000 रुपये। तो इन डब्बों की वैल्यू आ गई 2,10,000 जो रास्ते में है। और फिर मैंने निकाला जो 300 डब्बे क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं,
कंसाइनी के पास, तो उनका फॉर्मूला 300 डब्बे इंटू इनिशियल कॉस्ट 3 लाख रुपए प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस 15,000 प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस, सिर्फ नॉन सेलिंग। वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखो अब कंसाइनी के पास 1700 बॉक्सेस पहुंचे थे, है ना, तो नॉन सेलिंग हम कौन से, या क्लोजिंग स्टॉक में हम सिर्फ कौन से कंसिडर करते हैं, क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्ज मतलब होता है सामान उतारने का खर्चा। स्टोरेज का, गोदाम का खर्चा तो मैंने कहा था इसको कंसिडर नहीं करते क्लोजिंग स्टॉक में, और सेलिंग एक्सपेंस जो होते हैं इनको भी कंसिडर नहीं करते क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये दोनों खर्चे 34,000 और 12,000 को हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं कंसिडर करेंगे। तो सिर्फ कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस कंसिडर करने हैं अपने को, 17,000। तो 17,000 रुपये 1700 बॉक्सेस पर खर्च करे तो प्रोपोर्शनेटली 300 बॉक्सेस पर कितने खर्च कर दिए, 3,000। तो यही वैल्यू आ रही है आपकी 300 बॉक्सेस की, 3,18,000। अब कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया था कि जो 200 बॉक्सेस इन ट्रांजिट होते हैं तो वो भी एक तरह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही ट्रीट होंगे। तो हमारी टोटलिटी में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी वो कितनी बन जाएगी, 5,28,000। तो ये हम मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इतना लिख लेंगे। बाकी इसमें लोड कोई नहीं है तो वो चक्कर नहीं है इसमें। फिर प्रॉफिट चेक कर लेते हैं पोस्टिंग। देखो तो क्रेडिट साइड से चेक कर लेते हैं। तो पहले सेल्स आपने लिख ली बाय ओम, सेल वैल्यू यही है 19,60,000, ठीक है। लॉस इन ट्रांजिट ये तो हमने वर्किंग में निकाला ही था, 1,05,000 ये आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक आ गया 5,28,000। तो ये भी हमने वर्किंग में निकाला और ये भी हमने वर्किंग में निकाला। बाकी डेबिट साइड में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ना, 2,000 केसेस भेजे थे 1,000 रुपये के। 2 बैंक कंसाइनर एक्सपेंस आ गया, 2 ओम कंसाइनी के एक्सपेंसेस आ गए, और कमीशन 2 ओम 196, यही आ रहा था 196, बिल्कुल सही। तो आपका बैलेंसिंग फिगर बचा होगा प्रॉफिट 2,34,000। तो क्लियर हो गया। बस बाकी ओम अकाउंट उसने कहा कि बनाकर दिखाओ, तो ओम अकाउंट में बस ये जो ब्लू कलर वाली मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ सिर्फ हम इनको क्रॉस पोस्ट कर देंगे। तो वो आप ऐसे ही देख लो। तो ब्लू कलर वाली पोस्टिंग्स क्रॉस पोस्ट हो जाएंगी। तो 2 कंसाइनमेंट अकाउंट 19,60,000 डेबिट में आ गया, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 63 क्रेडिट में आ गया, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 196 क्रेडिट में आ गया। तो आपका बैलेंस बच गया 17,01,000। इसको आप बाय बैंक भी लिख सकते हो, वो भी ठीक होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने पैसे ले लिए। तो क्लियर हो गया वाला। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, मतलब इसी चैप्टर का, वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसमें बेसिकली नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों दे रखे होते हैं, वो और डिस्कस करते हैं एक बार। ये है सवाल, तो पढ़ लेता हूँ फिर आप करना ट्राई जल्दी से। साहू ऑफ शिमला कंसाइंड 30,000 किलो ऑफ शैम्पू एट ₹30 पर kg टू हिज एजेंट हर्ष, ठीक है। ही स्पेंड ₹5 पर kg एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस फॉर सेंडिंग द शैम्पू। तो ये हो गया कंसाइनर का खर्चा। ऑन द वे 200 kg ऑफ शैम्पू लॉस्ट विच इज, क्या लिखा है ब्रैकेट में, नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि ये 200 किलो जो खो गया, बस ये 200 किलो खो गया, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, ना ही कहीं बुक्स में रिकॉर्ड करें, लेकिन 200 किलो खो गया। एंड 800 किलो वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। ये आपका नॉर्मल कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, कि रास्ते में 800 किलो का शैम्पू भी खो गया, लॉस इन ट्रांजिट है ना, ये नॉर्मल है, मतलब एबनॉर्मल लॉस है। फिर ₹18,000 वॉज पेड टू द कंसाइनर डायरेक्टली बाय द इंश्योरेंस कंपनी एज क्लेम। तो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव भी हो गया, ये भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हर्ष सोल्ड 15,000 किलो एट ₹60 पर kg। ही स्पेंड 33 ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड रिकरिंग एक्सपेंस। तो मतलब ये उसके सेलिंग एक्सपेंस है। तो बस देखो आपको कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस, है ना ये वाला,
वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड, मतलब वही क्लोजिंग स्टॉक। तो आप तो मेन बस ये बना दो, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो, उसमें सब अपने आप आ जाएगा। इफ़ हर्ष इज एंटाइटल टू 5% कमीशन ऑन सेल्स, तो बेसिकली आप कंसाइनमेंट अकाउंट ही बना लो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप करके देखो। चलो करते हैं डिस्कस। तो पहले वर्किंग दिखा देता हूँ, आंसर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एबनॉर्मल लॉस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना, लॉस इन ट्रांजिट। तो लॉस इन ट्रांजिट जो है वो आपका नेट एबनॉर्मल लॉस 10,000 आ रहा है। ठीक है, उसका तो देखो सिंपल फार्मूला था वही, इनिशियल कॉस्ट आपकी 800 किलो इंटू 30 रुपये प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर का एक्सपेंस उसमें लग गया होगा 4,000, तो मतलब हमारा वैसे एबनॉर्मल लॉस आ गया 28,000 मेनली, है ना। तो ये फिगर आप ले सकते हो। बाकी इंश्योरेंस क्लेम क्योंकि क्वेश्चन में दिया था रिसीव वो 18,000, तो नेट लॉस जो है हमारा मेनली कितना आ गया 10,000। तो लॉस इन ट्रांजिट तो ओके हो गया। ठीक है, अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाया था। देखो अब इसमें कंसाइनर एक्सपेंस तो लिख ही लेंगे, सिंपल है ना। सेल वैल्यू भी निकाल ही लोगे, सिंपल है। मेन जो चीज़ है वो अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल भी है, दोनों लॉस है ना, तो ये इसीलिए क्वेश्चन को स्पेशल बना रहा है कि इसमें नॉर्मल लॉस भी हुआ और एबनॉर्मल लॉस भी हुआ। एबनॉर्मल लॉस आपने अलग से वैल्यूएशन निकाल ली, है ना। नॉर्मल लॉस की वैल्यू कोई नहीं होती, ये बात हमको पता ही है, रिकॉर्ड तो करते नहीं है हम इसको। लेकिन नॉर्मल लॉस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को सही निकालने में प्रभाव डालेगा, या एबनॉर्मल लॉस जो हुआ मतलब अकॉर्डिंगली अब हमें वैल्यू को सही निकालना होगा। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप देख के मुझे बताना अगर कोई परेशानी दिक्कत होगी तो। ठीक है, तो देखो ये एक वर्किंग है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की, तो ये मैं आपको दिखा समझा देता हूँ स्टार्टिंग से, और इसको हम एनालाइज कर लेते हैं कि ये क्या है। देखो जैसे हमारे पास सबसे पहले 30,000 किलो शैम्पू था, ठीक है, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट तो कितनी आई होगी 9 लाख, वो तो सबसे पहले वो हो गया, प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर का एक्सपेंस भी आपने जोड़ दिया होगा वो 1.5 लाख, यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए, है ना। अब हमारा कुछ सामान खो गया, जैसे हमारे पहले चलो इन्होंने एबनॉर्मल दिखा रखा है, आप वो दिखा दो। अब हमारा 800 किलो सामान खो गया, है ना, और उसकी क्या वैल्यू थी जो सामान खोया 28,000। इंश्योरेंस क्लेम जो मिला वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हम टेक्निकल वैल्यू देखें कि जो लॉस हुआ उस लॉस की क्या वैल्यू थी 28,000। तो यहाँ तक आप देखना इस चीज़ को समझने के लिए कि अब मैं ये बोल सकता हूँ, इस बात का ये मतलब बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से फोकस करना, कि अब मेरे पास 29,200 किलो का सामान है जिसकी कॉस्ट है 10,22,000। ये कहा जा सकता है एक तरह से कि भाई मेरे पास 29,200 किलो का सामान है जिसकी कॉस्ट है 10,22,000, राइट। यही बनती है बात, पहले यहाँ तक आप संतुष्ट? ठीक है, फिर उसने बोला कि 200 किलो हमारे नॉर्मली भी लॉस्ट हो गए। अब ये देखना बड़े ध्यान से, तो मैंने आपको कहा भी था कि 200 किलो लॉस्ट होने का मतलब है कि आपकी सिर्फ क्वांटिटी कम होगी, 200 किलो खो गए, लेकिन इसकी देखो मनी वैल्यू क्या है, डैश, कुछ भी नहीं है। तो अब अगर 200 किलो भी खो गए तो अब हम क्या बोलेंगे, क्या मानेंगे कि हमारे पास अब कितने किलो, 29,000 किलो या केजी सामान बचा है या है जिसकी कॉस्ट कितनी है 10,22,000, यही माना जाएगा फिर। तो आप इसको समझ गए, इस बात को क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों लॉस थे, तो इसीलिए वैल्यूएशन का तरीका अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो हम ये मानेंगे कि हमारे पास 29,000 किलो का सामान है जिसकी कॉस्ट है 10,22,000। अब उसमें से कितना बेच दिया था, 29,000 में से कितना बेच दिया था, 15,000 किलो बेच दिया था, है ना, वो तो क्वेश्चन में दिया ही था शायद, ये रहा, है ना, 15,000 किलो बेच दिया था। तो इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने किलो बच गया, 14,000 किलो बच गया। तो आपको 14,000 किलो की अब कॉस्ट निकालनी है कि 14,000 किलो का सामान कितने का होगा, ये निकालना है। तो एक प्रोपोर्शन बन गया, देखो
ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर 29,000 किलो का सामान की कॉस्ट है 10,22,000, राइट? तो 1 किलो सामान की कॉस्ट कितनी हो गई? 10,22,000 अपॉन 29,000, यूनिटरी मैथ्स। तो 14,000 किलो के सामान की कॉस्ट क्या हो गई? 10,22,000 अपॉन 29,000 इंटू 14,000। अब आप ये गणित सॉल्व करो। 493 तो 80 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 493380 मतलब कहा जा सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, डेसिमल को इग्नोर मार के। ये माइनस करके देखो, ऊपर से दोबारा शुरू करते हैं। ट्रक में कितने किलो भेजा था हमने? 30,000 किलो भेजा था, जिसमें से 200 तो नॉर्मली खो गया, 800 एबनॉर्मली खो गया। तो इसका मतलब हम टेक्निकली कह सकते हैं ना कि कितना माल बच रहा है? 29,000 किलो, है ना? तो ये 29,000 किलो ऐसे आया था। 800 और अच्छा, ये वाली 800 और 28,000 ये वैल्यू कहाँ से आई थी? ये ऊपर से आई थी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू ये थी। 800 किलो सामान दे रखा था ना कि लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, और हमने उस 800 किलो सामान की देखो लॉस की वैल्यू निकाल भी रखी है कि ये 800 किलो का सामान कितने का था। मतलब कोई हमसे पूछ रहा है भाई 800 किलो जो सामान खो गया इसकी कॉस्ट क्या थी, तो इसकी कॉस्ट हमने निकाली ना, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 28,000। ये हमने ऊपर निकाल ली, ठीक है? तो ये मतलब आप ध्यान रखना, देखो ये इसीलिए स्पेशल क्वेश्चन है कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में जो 14,000 किलो सामान बच रहा है उसकी वैल्यू 493,380 आएगी। ये सही है। अगर आप किसी और तरह से निकालोगे तो गलत आ जाएगा। 2-3 रुपये तो अप्रॉक्सीमेशन डिफरेंस है, लेकिन लाखों का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो एक बार मैं अकाउंट दिखा देता हूँ, आप दोबारा देख लो अकाउंट, फिर दोबारा से एक बार पोस्टिंग समझा दूंगा। पहले जो इजी वाले हैं ग्रीन कलर कर दूंगा, देखो। तो पहले 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 9 लाख, ये तो इजी है, डायरेक्ट दे रखा था। फिर कंसाइनर का एक्सपेंस 1,50,000, ये भी डायरेक्ट दे रखा था। कंसाइनी का एक्सपेंस 33,000, ये भी डायरेक्ट दे रखा था। अच्छा, क्रेडिट में बाय कंसाइनी सेल 9 लाख, ये भी डायरेक्ट दे रखा था। चलो अब नॉर्मल लॉस अभी छोड़ दो, ये छोड़ दो। और कंसाइनी का कमीशन 5% 9 लाख का, ये भी डायरेक्ट दे रखा था। तो ये इसमें तो कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बस आपको 2 वर्किंग करनी थी, एक कि एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, है ना? तो वो तो नेट एबनॉर्मल लॉस आपका कितना हुआ? 18,000। वो तो क्लियर है, पहले वर्किंग देखो। वो तो नॉर्मली निकालते हैं जैसे पहले निकाल रहे थे, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? नेट एबनॉर्मल लॉस सॉरी 10,000 हुआ, है ना? सॉरी, हाँ नीचे वाला है, नेट एबनॉर्मल लॉस 10,000 हुआ, है ना? और इंश्योरेंस क्लेम तो हमें गिवन ही था, कितना रिसीव हुआ? 18,000। तो ये दोनों तो फिगर ओके हैं जो आप क्रेडिट करते हो। इन्होंने बस उसी क्रेडिट को मर्ज करके एक साथ लिख दिया, तो आप मत लिखना, आप इनको इग्नोर मारो, इनकी कहानी को आप मत लिखना ऐसे। आप इंश्योरेंस क्लेम अलग ही लिख लेना 18,000, और नेट एबनॉर्मल लॉस अलग ही लिख लेना 10,000। तो ये भी क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बस मेन खेल है कि जब नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों लॉस हुए तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बस यही तो बचा। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे हुआ। मैं दोबारा यहाँ समझा देता हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आप अपने वो स्टेप्स नहीं लगा सकते जो पहले लगाते थे, है ना? ये स्पेशल क्वेश्चन में पुराने स्टेप्स नहीं चलेंगे। फिर आपको ये देखना है कि भाई हमारा खर्चा क्या आ रहा है, पहले हमें वो देखना है कि हमारा खर्चा क्या है। तो देखो शुरू से शुरू करते हैं। हमने 30,000 किलो सामान खरीदा था और उसकी कॉस्ट कितनी थी? इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 30 रुपये है। तो इसका मतलब 9 लाख का तो ये सामान ही हो गया,
फिर इसमें कंसाइनर 5 रुपये का खर्चा भी जोड़ता है। तो जैसे ही आपने ट्रक में सामान रखा तो 5 रुपये इसमें खर्चा और लग गया, मतलब 1.5 लाख रुपये, 1,50,000। तो इसका मतलब ये 30,000 किलो ट्रक में रखते ही इतने का माल बन गया। अब इसमें से अगर मान लो 200 किलो नॉर्मली खो गया, तो क्या मैं अब ये नहीं कहूँगा, पहले यहाँ तक समझते हैं, क्या मैं अब ये नहीं कहूँगा कि 29,800 किलो का जो सामान है वो उसकी कॉस्ट 10,50,000 है? क्योंकि नॉर्मल लॉस की तो कोई वैल्यू नहीं होती, यही था ना, नॉर्मल लॉस तो कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, नॉर्मल लॉस तो बस क्वांटिटी है जो कम हो गई। तो इसका मतलब हम यही कहेंगे कि 29,800 का सामान इतने का है। अच्छा, 800 किलो का सामान हमारा रास्ते में भी खो गया था पहुंचने से पहले ही। अब 800 किलो का सामान जो रास्ते में खोया वो मुझे पता है कि उसकी वैल्यू है 28,000 रुपये। वो लॉस की वैल्यू मुझे पता है कि वो लॉस कितने का हुआ, 28,000 का। तो अगर मैं क्वांटिटी कम कर दूं तो फिर अब इसकी तो मॉनेटरी वैल्यू भी कम करूंगा ना वैल्यू में से। तो अब देखो, ये आप ध्यान से देखो, तो मैं 800 किलो क्वांटिटी अगर कम कर रहा हूँ, माइनस 800 किलो, तो इस 800 किलो नुकसान की जो वैल्यू है यानी 28,000, तो वो भी कम कर देता हूँ इसमें से, 10,50,000 में से 28 माइनस कर देता हूँ। तो अब मैं इस बात को क्या कहूँगा कि मेरे पास 29,000 किलो का सामान है, कितने रुपए का, 10,22,000 का। तो आप इसको अडेप्ट करो, इसको डाइजेस्ट करो कि हाँ ये बात ओके हो रही है, ये बात ओके हो रही है ना। अब जब ये गाड़ी पहुँचेगी वहाँ कंसाइनी के पास, अब गाड़ी कंसाइनी के पास पहुँची, तो आप इसको मन की आंखों से ऐसे देखो कि उसमें 29,000 किलो का सामान रखा हुआ है जो 10,22,000 का है। मन की आंखों से ये देखो। अब उस 29,000 किलो में से उसने 15,000 किलो तो बेच दिया। तो क्या अब आप प्रोपोर्शनेटली ये निकाल सकते हो कि 14,000 किलो का जो सामान है वो कितने का बच गया? बस वही तो निकाला है हमने कि अगर 10,22,000 रुपये का सामान 29,000 किलो है तो 14,000 किलो का कितने का हो बन गया प्रोपोर्शन। बस। तो जब नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों हो जाते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको अलग इस तरीके से निकालनी है। बस ये खेल है, ठीक है। तो बस ये खेल था बेसिकली। तो समझ आया, अच्छे से क्लियर हुई कहानी, कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो ठीक है। तो बस यही मतलब हमें करने थे, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, और यही मतलब इसमें सारी बातें थी टोटलिटी की।